नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं टॉपर्स 2025 बैच में। केमिस्ट्री की क्लास 12वीं वाले बच्चों के लिए, और ये क्लास आपकी 7 बजे शाम को चलती है, सोमवार से शुक्रवार। जैसे 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 पेपर पास आते चलेंगे वैसे 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 सोमवार से शुक्रवार की जगह सोमवार से शनिवार होने लग जाएगा, और आपके ऊपर क्लासेस का मज़ेदारी वाला लोड बढ़ जाएगा। मज़ेदारी वाला लोड कह रहा हूँ, मेरी क्लास में पहली बात तो मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, और कोशिश यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, आज की क्लास ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। मेरी क्लास वही रहती है आपकी 45 से 50 मिनट। फिर बच्चे कहते हैं सर इतनी जल्दी सिलेबस कैसे ख़त्म हो जाएगा, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। मेरे ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दो, टेंशन लेनी ही नहीं है। तो जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। और आ जाते हैं बिल्कुल गजब तरीके से। हमने क्या किया था कल, अभिक्रिया की कोटि पढ़ी थी हमने, याद है। कोटि, कोटि के लिए, वो वाली कोटि की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोट पैंट की बात कर लो। कोटि के लिए क्या करना पड़ता है, समीकरण में जो ऊपर पावर दी जाती है उनको जोड़ना पड़ता है, गुणा करनी पड़ती है, भाग करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ये आप मुझे एक बार बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने कल की क्लास ली थी। ठीक है, ओके। स्कूल में ही क्लास चला दी मेरी, अरे वाह क्या बात है। चलो जी, और सभी सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। 8 लाख सब्सक्राइबर, यानी कि 8 लाख सब्सक्राइबर नहीं, 8 लाख का परिवार हो चुका है, यानी कि आप सबका परिवार। ये एक सहयोग प्यार वाली बात है। एनसीईआरटी वाली क्लास में भी मैंने बोला था, आज फिर से आपको फिर से बार बार बोलता रहा हूं कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 8 लाख का परिवार हो चुका है, और बहुत जल्दी इसको हम 10 लाख यानी कि 1 मिलियन क्रॉस कर लेंगे। चलो जी, मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं, जबरदस्त तरीके से। चलो तबीयत सही करके काम शुरू करते हैं। काम शुरू करते हैं भैया जी। रासायनिक बलगति की चैप्टर नंबर 3 अभिक्रिया की कोटि। कोटि के लिए हम क्या करते हैं, कोटि के लिए हम प्लस करते हैं किसको, ऊपर दी हुई पावर को। ओके, चलिए तो हम बढ़ते हैं भैया आगे की तरफ। सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि, मैं फिर से कल वाली क्लास को फिर से रिपीट करूंगा और हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। चलो जी, तो मैं यहां पर लिखूंगा, सबसे पहले मैंने एक अभिक्रिया ली है, आप मुझे बताते रहना। मैंने यहां अभिक्रिया लिख ली है। कौन सी अभिक्रिया लिख दी है मैंने, A प्लस 2B, आगे उत्पाद ले लिया है मैंने। ठीक, ये अभिक्रिया में ये लिख दी है मैंने। इसका अगर मैं वेग समीकरण लिखूंगा, मैंने लिखा वेग समीकरण। अगर मैं वेग समीकरण लिखूं तो वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर के, बता दो किस किस की सांद्रता लेनी पड़ेगी हमें। किस किस की सांद्रता अगर हम ले लें तो वो कोटि का रूप धारण कर सकती है, अगर उसकी हम पावर की बात करें तो। ठीक है, ओके, घात को जोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कंचन बेटा, रोहित मिश्रा, दीपा, नितिन, खुशी, हर्षित, आकांक्षा और सभी जबरदस्त सभी प्यारे बच्चे हैं। सम्मान समारोह में सबका इंतजार करूंगा। सबका इंतजार मतलब सबका इंतजार। 90% प्लस पर किसी बच्चे के कम अगर आते हैं तो दिल तोड़ लोगे। ठीक, चलिए, नहीं कल छुट्टी नहीं रहेगी प्यारे बच्चे। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, के ए की पावर क्या होगी 1, ए की सांद्रता की घात 1 और बी की सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी 2। अगर मैं कोटि इसकी निकालूं, यानी कि अभिक्रिया की कोटि अगर मैं ले लूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा अभिक्रिया की कोटि, या कोटि लिख दो, अभिक्रिया की कोटि, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। 1 प्लस 2 को कितना कर दे 3, एक ये रहा 2 ये रहा, पावर को जोड़ दो तो कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा आ जाए 2 नंबर में तो इसको लिखना कैसे है ये आपको देखना है। एक बार फिर से लो जी, a प्लस 2b ये हो गया उत्पाद। वेग समीकरण के आधार पर वेग बराबर क्या हो जाएगा, k, a की पावर 1 और b की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मैं अभिक्रिया की कोटि निकालूं तो इस पावर को जोड़ना है बस, जो भी ऊपर घात दे रखी है उसको जोड़ दो, अभिक्रिया की कोटि आ जाएगा। कोटि ये बताता है कि कितना बदलाव हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है। कोटि का मतलब हमेशा ध्यान रखना कितना बदलाव हो गया। अब चलो बताना मुझे, मैंने यहां पर लिखा
10,000, ठीक। 10,000 की पावर मैंने क्या कर दी, 1 कर दी, यानी कि कोटि इसकी कर दी 1, और मैंने इसके नीचे लिखा 10,000। 10,000 की पावर मैंने कितना कर दिया, 0, यानी कि इसकी कोटि कितनी कर दी, 0। तो बता सकते हैं इनमें अच्छा बड़ा मान किसका है, बड़ा मान कौन सा होगा, बता दो जल्दी से। सर एनसीईआरटी सीरीज आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पे मिलेगी, ठीक। ये के कहां से आया, के वही समानुपात होता है, ये समानुपात होता है तो के को कहते हैं वेग स्थिरांक। ये कल की क्लास में कई बार बता रखा था हमने, 5 बार बताया है के, ठीक है, 5 बार बताया कल की क्लास में वीरेंद्र सिंह, ठीक है। चलो तो बताओ, 10,000 के ऊपर 1 कर दिया मैंने, 10,000 की पावर 0 कर दी, तो किसका मान ज्यादा होगा, इसका मान ज्यादा होगा, क्योंकि अगर मैं किसी की पावर 0 कर देता हूं तो उसका मान कट के कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, इसका मान ज्यादा होगा। यानी कि पावर जो होती है वो पावर बताती है कि कितना बदलाव होना है, उसी को ही हम कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया में जो कोटि होती है वो बदलाव बताती है। अब मैं यहां पर लिखता हूं इसकी परिभाषा क्या होगी अभिक्रिया की कोटि, यानी कि किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में, अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग, सांद्रताओं के घातों का योग, घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, ठीक। अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। उदाहरण आपको सामने दे रखा है, ये रहा प्यारे बच्चों आपका उदाहरण, ये रहा, ठीक। चलिए कहानी क्लियर हो गई है, ठीक। डाउट होता है क्या मेरी क्लास के बाद, सच बताओ, क्या मेरी क्लास लेने के बाद आपको डाउट बचता है, जो डाउट ग्रुप में शायद पूछना पड़े, केमिस्ट्री का अगर डाउट बचता हो। और ये मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं देखो मेरे से सुनो एक बार चीजें, अपने फेवर में नहीं बोल रहा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। केमिस्ट्री में पहली बार आपको 10 से 20% डाउट रहेगा, उसको पूछो या मत पूछो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाउट तब क्लियर होता है जब आपने उसको एक बार प्रैक्टिस किया हो या मैंने एक बार फिर से प्रैक्टिस कराया हो। जैसे अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद पहले इसका एमसीक्यू लूंगा, फिर वन शॉट कराऊंगा, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर डाउट बच रहा है तो इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और है। शेर बच्चे हो बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मैं इतना बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूं इतनी भयंकर चीजों को कि डाउट बचना भी नहीं चाहिए, और डाउट रखना ही क्यों है ना। और अगर किसी बच्चे का टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट आता है तो वो ऐसा आता है कि सर बैकलॉग कैसे पूरा करें, वो मैं वीडियो में अलग अलग करके आपको बताता रहता हूं। सर राइटिंग कैसे सही करें, मैं ले आता हूं। भैया जी बैकलॉग कैसे खत्म करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, वो मैं वीडियो लेकर आऊंगा। यानी कि सबका मैं डाउट वीडियो के माध्यम से भी पूरा करता हूं, क्योंकि वो एक डाउट नहीं होता, बहुत तरीके के बच्चों के डाउट होते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया भैया उदाहरण लेकर, कहानी समझ में आ गई। अच्छा अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। तो यानी कि अगर मैं अभिक्रिया की कोटि इस तरीके से निकाल लूं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ जी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आ गया और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 अंक का क्वेश्चन है ये। पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक को वेग समीकरण भी कहते हैं। तो पहला और दूसरा ये दे रखा है कितना, वेग बराबर के ए की पावर 1/2, पावर कोई सी भी हो सकती है, 1/2, 3/2, 2 माइनस का कोई भी हो सकती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो वेग बराबर के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 5/2 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? तो बड़ा सिंपल सा काम है, यहां कोटि आपको लिखना है, n बराबर इनको जोड़ देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब कहोगे ऐसा क्वेश्चन आता है क्या पेपर में? बिल्कुल आता है पेपर में। ठीक सर, पीडीएफ नहीं मिलती है तो हो ही नहीं सकता। पीडीएफ जहां पर आप ये वीडियो रिकॉर्डेड में देखते हो उसके साइड में ही तो पीडीएफ होती है, ऐसा कैसे हो जाएगा पीडीएफ नहीं मिलती है? ठीक है, चलो तो मुझे बता दो, 1/2 यहां पर ले लेते हैं प्लस 5/2 यहां पर ले लेते हैं। तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूं एलसीएम लेकर, तो नीचे कितना 2 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा। इसको कट कटा के कितना आ जाएगा 3। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 3 हो गई। एक नंबर यहां मिल गया। दूसरे पर आते हैं, तो वेग बराबर के को क्या कहते हैं भैया? वेग स्थिरांक के नाम से इसको हम जानते हैं। के को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक के इसको नाम से जानते हैं। और ये ए 3/2 और बी -2, तो ये दे रखा है पावर भैया, पावर। तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर कोटि n बराबर एक वाले का 3, ओके, कितना 3/2। इसको हम प्लस कर रहे थे लेकिन यहां माइनस बीच में आ गया, तो प्लस के बाद अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो -2, तो कैसे लिख सकता हूं इसको मैं? 3/2 -2 कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो। -1/2 आ जाएगा क्या? -1/2 कोटि इसकी निकल कर आ जाएगी। -1/2, तो क्या कोटि माइनस में भी होती है? बिल्कुल माइनस में भी होती है, क्योंकि पावर माइनस में भी होती है, पीछे की तरफ भी अभिक्रिया जा सकती है। ठीक, बताओ नरेश क्या क्वेश्चन है आपका? ओके, सेकंड वाले का 7/2 कैसे आ जाएगा भैया? -2 दे रखा है, तो यहां जब प्लस करोगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही तो होता है। चलिए, तो -1/2 आंसर। ओके ओके ओके, चलो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जरूर उस क्वेश्चन को बच्चे गलत कर देंगे। लो, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बताना। मैंने लिखा वेग समीकरण, देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है, दिमाग किसको लगाना है। वेग समीकरण, वेग बराबर के ए की पावर 1/2 बी की पावर 2/3 में ए की कोटि का मान क्या होगा? ए की कोटि का मान क्या होगा? 10 सेकंड का टाइम है, आंसर बताइए। देखते हैं, ये बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया है आपसे, ऐसे ही पूछ लिया है, जो बच्चा ध्यान दे रहा होगा। वेग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं पढ़ा है, चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? 3 दिन तो चैप्टर स्टार्ट होने में हुआ है शिवानंदन। हाँ, तो पूरा तो चैप्टर कंप्लीट करो, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब बोलना मुझसे। मेरा सीक्वेंस किताबों के सीक्वेंस से नहीं मिलेगा, बोर्ड के पेपर से मिलेगा, उसके लिए टेंशन मत लो। मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, इस बात का ध्यान रखना। अब चैप्टर स्टार्ट हुआ, आपने तुरंत का वो नहीं पढ़ा है। ऐसे तो मैं भी कह दे रहा हूं, मैंने प्रथम कोटि नहीं पढ़ाया, मैंने शून्य कोटि नहीं पढ़ाया, मैंने तो आर्हीनीय समीकरण भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि आगे आएगा। ठीक, तो बताओ, अब देखो बच्चे क्या करते हैं, यहां सीधा देखते हैं कोटि और सीधा उठा के जोड़ देते हैं। अरे भैया सुन तो लो, ए की कोटि पूछ रहा है, यानी कि ए के ऊपर कितनी पावर है। अगर ये पूछता अभिक्रिया की कोटि क्या होती, तो यहां पर ए की कोटि पूछा है तो 1/2 हो जाएगा। ए की कोटि 1/2। अगर पूरे अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे, पूरे अभिक्रिया की कोटि की बात करेंगे तो कितना हो जाता? 1/2 प्लस 2/3 हो जाता। एलसीएम कितना? 6 हो जाता। तो 2 3 यहां पर आ जाता, 3 2 4 यहां पर आ जाता, यानी कि 7/6 आ जाता पूरे अभिक्रिया की कोटि की बात करते। तो ऐसे ही कंपटीशन वाले पगला बना देते हैं, और जो बच्चा ध्यान से कर लेता है उसको नंबर पा जाता है, जो नहीं करता उसको नंबर नहीं मिलते। चलिए जी, तो अभिक्रिया की जो कोटि होती हैं आपके सिलेबस में कौन कौन से प्रकार की होंगी ये हमें जानना है। तो अभिक्रिया की कोटि के प्रकार कौन कौन से होंगे? अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, यानी कि आपके सिलेबस में एक है शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, अगर कोटि के प्रकार देखेंगे तो सिलेबस के अंदर कौन कौन से हैं? एक तो जिसके पावर 0 हो जाती है, वो वाला सिलेबस के अंदर है। ठीक,
दूसरा वाला कौन सा है भैया, प्रथम कोटि, शून्य से चला दो और जितने आगे तक जा सके। लेकिन सिलेबस की बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, जो पावर को जोड़ जाड़ के लेकर आते हैं ना, वो कितने प्रकार के होंगे। एक तो शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएगी, बिल्कुल सही, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगी, और एक आपकी द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो जाएगी। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ मात्रक पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। इस वाले में सिर्फ मात्रक करना है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो शून्य कोटि यानी कि शून्य पावर से आएगा, प्रथम कोटि यानी कि पहली पावर से आएगा। ये तो जानना है कैसे करेंगे, ठीक। अच्छा जी, तो यहां पर ध्यान से देखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, जिसमें पावर 3 आते हैं, तृतीय कोटि की भी होती है, चतुर्थ कोटि की भी होती है, होती है, चलती ही रहती है, माइनस में भी होती है। लेकिन पेपर वाले कहेंगे भैया इतना अगर हम एक जीरो से लेकर चला देंगे 5, 10, 15 हजार तक तो क्या हो जाएगा भैया, यहां तो बवाल आ जाएगा। इतना सारा कैसे हो जाएगा, ठीक। अच्छा चलो देखते हैं। अब इसमें सबसे शुरू में हमें करना है शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसके ऊपर क्या होती है, पावर 0 होती है। आइए पहले समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में लिखते हैं। समझ लें, ओके, समझ लेते हैं भैया। लो, मैंने क्या किया, एक अभिक्रिया लिखी मैंने, ध्यान से सुनना बड़े आराम से। एक मैंने कोई सी अभिक्रिया ले ली, कौन सी, R से लेकर P, यानी कि अभिकारक से क्या बन गया, उत्पाद बन गया, ठीक है। ठीक, कल की छुट्टी नहीं है प्यारे बच्चे। सर आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ा दें सीयूटी के लिए, आउट ऑफ सिलेबस सीयूटी में थोड़ी ना आता है, 12वीं क्लास का सारा आता है। तृतीय कोटि अभिक्रिया होती है लेकिन सिलेबस में नहीं है आपके, ठीक है। नितेश बेटा कल की क्लास ले लेना, तब बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। कल आपने क्लास जरूर छोड़ी होगी। तो अभिक्रिया R से लेकर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब बताना, अगर मैं इसका वेग लिखूं तो वेग बराबर में क्या लिखूंगा, वेग बराबर में लिखूंगा K क्या होता है, वेग स्थिरांक, और R के पावर जो भी कुछ होगा, है ना, R के पावर जो होगा ऊपर साइड में वही। अब मुझे बता दो, शून्य कोटि अभिक्रिया आप पढ़ रहे हो तो पावर कितनी रखनी पड़ेगी, हमें पावर जबरदस्ती रखनी पड़ेगी इसमें 0। तो मैं लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया अगर आपको दे दी गई, अगर यह अभिक्रिया कौन सी, शून्य कोटि आपको दे दी गई, तो मुझे पावर जबरदस्ती 0 रखनी पड़ेगी, चाहे यहां कुछ भी रखा हो। आपसे कह रहा है कि पावर 0 रखो, पावर 0 रखो, तो वेग बराबर के R की पावर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है, कोटि ही 0 कर दी आपने, कोटि का मतलब पावर ही तो होता है, 0 रख दो, ठीक है। अब बताना, अगर R की पावर 0 कर दी गई है तो किसी की पावर 0 करने का मतलब क्या होता है, उसको 1 कर देना, पूरा खत्म, यह हिस्सा गायब हो जाएगा, यानी कि गुणा 1। आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि अगर x की पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये ऐसे छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करो। तो अगर R की पावर भी 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, वेग बराबर K गुणा 1, गुणा 1 लिखा नहीं जाता। K क्या बोलते हैं, K को वेग स्थिरांक बोलते हैं, K को क्या बोलते हैं भैया जी, वेग स्थिरांक बोला जाएगा। तो मैं लिखूंगा वेग बराबर स्थिरांक, यानी कि ये वेग किसके बराबर हो जाएगा, स्थिरांक के बराबर। तो मैं इसकी जगह ब्रैकेट में लिख देता हूं वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, यानी कि कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सांद्रता कितनी भी रख दो, 1 लाख भी यहां रख दोगे, पावर 0 को 1 ही बना देगा, यानी कि वेग बराबर बार बार K ही निकल कर आएगा, वेग बराबर क्या होगा, K ही निकल कर आना पड़ेगा। हाँ, शून्य कोटि अगर लिखा हुआ है तो सामने कोई सा भी नंबर दिया होगा 0 ही लिखना पड़ेगा। और अगर आप यहां पर R सोच रहे हो कि मैं सांद्रता बढ़ा दूंगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, कुछ नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि जितना लाख गुना भी इसको कर दो लेकिन पावर 0 है, घुमा फिरा के उसको 1 ही कर देगा। अब किसी ने सोचा
ये ऐसा चल रहा है। किसी ने सोचा अरे भैया एक काम करता हूं, मुझे वेग का मान ज्यादा करना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा आर ले लेता हूं। तो किसी ने सोचा सोचा होगा अच्छा सा, तो किसी ने सोचा वेग बराबर के रख दिया और इस आर की जगह पर मैं 1 लाख ले लेता हूं, या मैं 50,000 ले लेता हूं। लो जी मैं 50,000 ले लूं, मुझे स्पीड बहुत तेज करनी है। लेकिन शून्य कोटि कह रहा है भैया पावर भी तो लगाओ, पावर 0 लगाओ, और 50,000 लो चाहे 10 लाख लो, पावर 0 लगते इसका टाटा बाय बाय हो जाता है, ये भैया पूरा 1 हो जाता है। तो वेग बराबर हमेशा स्थिरांक रहेगा, एक जैसा रहेगा, वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आर कितना भी ले लो। क्या बोल रहे हैं अर्पित कुमार? 5/6 होगा। कहां पर 5/6 होगा देखें, बच्चा क्या कह रहा है एक, कहां पर 5/6? ओहो, देख लेते हैं कोई बात नहीं। कहां पर 5/6? ये वाला? अच्छा चलो देख लेता हूं। अभिक्रिया की कोटि इसमें कितना दे रखा है? 1/2 और यहां पर 2/3। एक बच्चा कह रहा है चलो चेक कर लेते हैं। यहां पर एलसीएम ले लिया, यहां पर 6, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 एकम 3, 3 ये हो गया, 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 3 7/6, 5/6 कहां से आ गया? क्या ये बताना? एक बच्चा कह रहा है कि यहां पर 5/6 होगा, जल्दी से बता दो सभी प्यारे बच्चे। 1/2 ये रहा, प्लस 2/3 ये रहा। अगर मैं इसका लघुत्तम लूं, यानी कि लघुत्तम समापवर्त है एलसीएम लूं, तो 6 होगा। 2 तिया 6, तो 3 बार जा रहा है तो 3 एकम 3, प्लस 3 दूनी 2 बार जा रहा है तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है, तो 7/6 ही तो आएगा। क्या समझे? बिल्कुल सही बात, आप तो समझ गए होगे। चलो तो ये बात है, आप कितना भी बदलाव कर लो शून्य कोटि पे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, शून्य कोटि पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? इसकी परिभाषा लिखोगे वह कोटि, वह अभिक्रिया जिसके अंदर वेग कभी भी नहीं बदलता है, चाहे आप सांद्रता, सांद्रता का मान लाखों क्यों ना ले लो, चाहे आप सांद्रता का मान कुछ भी क्यों ना ले लो। बात समझ में आ रही है? ओके चलिए, ठीक। यानी कि आप सांद्रता का मान कितना भी बदल लो, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेग बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा, कोई अंतर इसमें नहीं होगा, उसको शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। हम इस पर फिर से आएंगे, उससे पहले हम लिखेंगे, इसको फिर से मिटो देते हैं और आप मुझे लिखवाना फिर से। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की अगर परिभाषा लिखनी है तो आप क्या लिखोगे? वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया का वेग, कौन सी स्पीड? जिसमें अभिक्रिया की जो स्पीड होती है, वेग, अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करती, कुछ भी कर लो कोई परिवर्तन नहीं होता। अभिकारक की, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, कितना भी बदल लो स्थिरांक ही रहेगा, करता है, ठीक। शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है ये नोट करके मैं लाइन लिखूंगा, नोट करके। अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है, यानी कि शून्य कोटि में, शून्य कोटि के लिए
अभिक्रिया का वेग एक जैसा रहता है हमेशा, अभिक्रिया का वेग सदैव समान रहता है। समान का मतलब स्थिर रहता है, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से दोबारा, उदाहरण मैंने ले लिया यहां पर क्या, R से लेकर P। तो अगर मैं इसका वेग लिखूंगा तो वेग बराबर शून्य कोटि के लिए क्या होगा, शून्य कोटि शब्द आ गया तो पावर क्या करनी पड़ेगी, 0। तो K R की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो मैं क्या लिखूंगा, वेग बराबर कितना, K, और K क्या है, स्थिरांक, जिसको हम वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, वेग स्थिरांक के नाम से जानते हैं। हाँ, परिभाषा लिखने के लिए आएगी। अगर मैं कभी भी बोर्ड पर 3 लाइन से ज्यादा लिख रहा हूं तो समझ जाना उसकी परिभाषा आएगी। समझ गए? मैंने कभी भी बोर्ड पर 2-3 लाइन से ज्यादा अगर साफ साफ लिखा है तो समझ जाओ परिभाषा आनी है, और अगर मैं ऐसे ही बता रहा हूं तो कभी परिभाषा उसकी आनी नहीं है। इसके लिए ध्यान रखना, ठीक है। सर्वे की तरंग, कौन सी तरंग, तरंग कहां से आ गई इसमें, ठीक, सांद्रता होती है वो तो, ठीक है। सर आर का मान भी होता है क्या, आर का मान निकालने के लिए दिया जाता है, या फिर आर का मान आपको दिया जाएगा, कोई फिक्स नहीं होता इसका आर का मान, वेग कम ज्यादा कर सकते हैं, हो जाएगी कहानी, ठीक है। हाँ, तो परिभाषा इसकी ये रही। उदाहरण आप एक लिख सकते हो, मैं आप लिख दे रहा हूं उदाहरण, एक शून्य कोटि का उदाहरण याद रखना। सूर्य के प्रकाश में कराई गई कोई अभिक्रिया शून्य कोटि हो सकती है। सूरज की रोशनी में अगर कोई अभिक्रिया होती है तो शून्य कोटि हो सकती है, या बहुत अधिक ताप पर कोई अभिक्रिया कराई गई है तो शून्य कोटि हो सकती है। एक उदाहरण मैं अच्छा वाला यहां दे रहा हूं, आप ध्यान से देखना। हाइड्रोजन गैस को अगर क्लोरीन गैस के साथ लगा दिया जाए, हाइड्रोजन गैस को अगर क्लोरीन गैस के साथ लगा दिया जाए सूर्य के प्रकाश में, HNu का मतलब सूर्य के प्रकाश में, तो क्या होगा, यहां पर 2HCl होगा, यहां पर क्या होगा, 2HCl होगा, ठीक। चलिए, तो इसकी जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है, सूर्य का प्रकाश याद रखना, सूर्य के प्रकाश में होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं वो शून्य कोटि हो सकती हैं 90% तक। तो ये याद रखना, इसको देखने से कोटि 2 लग रही है, एक हाइड्रोजन के लिए और एक Cl2 के लिए, तो ये शून्य कोटि वाली है, ये डबल वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या लिखूंगा, इसकी जो अभिक्रिया की कोटि n होगी वो कितनी होगी, 0। अभिक्रिया की कोटि इसकी क्या होती है, काच है, क्योंकि सारा का सारा काम ये करता है, ये नहीं करते, इसकी वजह से ये कोटि शून्य हो जाती है, ठीक। तो आप ये वाला उदाहरण यहां पर दिखा दीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। हाँ, कोटि पॉइंट में हो सकती है, बटे में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, 0 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए जी, कहानी क्लियर हो गई है। अब मैं आपको एक ग्राफ बनाकर दूंगा, देखते हैं वो ग्राफ आप समझ पाते हो या नहीं, और ऐसा तो है ही नहीं कि समझ ना पाओ। मैंने फिर से यहां पर क्या लिखा, मैंने लिखा शून्य कोटि में, शून्य कोटि के लिए वेग व सांद्रता के बीच ग्राफ, के लिए वेग व सांद्रता के बीच ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं कैसे काम करना पड़ेगा। तो मुझे पता चला कि जो वेग बराबर होता है वो क्या होता है, के, किसके लिए, शून्य कोटि के लिए, और के क्या होता है, स्थिरांक होता है, इसको क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। यानी कि कुछ भी कर लो वेग नहीं बदलेगा, यही तो कहना चाह रहे हैं। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, सो कोशिश करके बताना कि यही होगा, ठीक। CUET से क्या होता है, CUET से आपको 12th के बाद कॉलेज मिलेगा जिसकी आप पढ़ाई करेंगे,
सर मैंने आपकी फोटो बनाई है। देखो अगर अच्छी फोटो बनाई हो तभी भेजना, है ना। ऐसी मोटी नाक आंख मोटे ऐसे बनाकर भेज देते हो हैं। 3-4 फोटो मुझे ऐसे मिली जिसको देखकर मैं पहले समझ रहा था कि कौन सा कार्टून बनाया है ये। बाद में बच्चे ने कहा सर आपकी फोटो बनाई है, एक लाइक कर दो। मैं कह रहे यार क्या करूं मैं, कहां से जहर खाऊं। अब मेरी जैसी आर्ट सबकी थोड़ी ना हो जाएगी। जैसे मैं बनाता हूं बिल्कुल बढ़िया सा कार्टून वाला डायग्राम, है ना, पर अच्छी आर्ट है तो भेजना जरूर, तारीफ तो मैं करूंगा। ठीक, ओके। चलिए ये हो गया। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। तो ग्राफ में देखना, ये है प्यारे बच्चे y और ये है x। ये बना दिया। अच्छा इसको थोड़ा सीधा सीधा बनाओ, नहीं तो बच्चे कहेंगे तुम ही जहर खा लो। ये हो गया x और ये हो गया y, ऐसे और ऐसे। यहां पर है सांद्रता, सांद्रता ये वाली r वाली, और यहां पर है वेग, ये रहा वेग। अब मुझे बताओ शून्य कोटि के लिए, ये ला इसके लिए शून्य कोटि के लिए अगर मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा तो बताओ वेग बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी से बता दो। ठीक, बता दो जल्दी से। बता दो जल्दी से। यह है सांद्रता, यह है वेग, तो बस मुझे इतना बता दीजिए। और ये प्रसाद आ गया हमारे पास, हनुमान जी का प्रसाद। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय। बता दो सांद्रता बढ़ाने से वेग पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा। और बहुत बच्चे फंस गए इस बारे में। बता दो बता दो। कुछ ही बच्चे होंगे जो उसका आंसर सही से दे पाएंगे, और इतनी देर से बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा सांद्रता कुछ भी कर लो, वेग ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। वेग कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग सदैव कैसा रहता है, समान रहता है, ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। फंस गए ना, देख लो 4 मिनट के बाद ही पूछा, फंस गए। तो सांद्रता कितनी भी बढ़ा दो, वेग ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, यानी कि जहां से शुरुआत करेगा, ये देखो सांद्रता आप कितनी भी बढ़ा दो, चाहे आगे तक ले जाओ, ना तो वेग ऊपर ही गया ना वेग नीचे आया, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन आपको दिखाई दिया। ना तो इसके ऊपर गया ना इससे नीचे गया। कितनी भी सांद्रता आप बढ़ाते रहो, कितनी भी लाइन बढ़ाते रहो, ये यहीं कहीं रहेगा। ये ऐसा कैसे ही रहेगा, ये ऐसा कैसे ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। कहानी क्लियर हो गई। तो एक ग्राफ आपको याद रखना है, किस किस के बीच में याद रखना है, शून्य कोटि के लिए वेग और सांद्रता के बीच ग्राफ। ओके, बिल्कुल सही कहानी। जो बच्चों ने कहा घटेगा और बढ़ेगा, वो अपनी मम्मी से कहकर 2 चाटे खा लो जल्दी से। चलो ठीक है, मैं यहां पर हूं, आपकी मम्मी और पिताजी मेरा काम कर देंगे वहां पर। सही बात है, वेलोसिटी उतना ही रहेगा। चलिए तो ग्राफ समझ में आया, क्या ग्राफ समझ में आ गया है, ओके, क्लियर है कहानी, ओके। चलें जी आगे, ओके ठीक। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। अब ये तो हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कोई सूत्र है जिस पर हम लगाकर समय वगैरह निकाल सकें, टाइम निकाल सकें। क्या समय अगर हमें निकालना है कि कोई शून्य कोटि अभिक्रिया है, उसकी स्पीड इतनी है तो कितने टाइम के अंदर कितने से लेकर कितना हो जाएगा, तो आइए उसको भी हम देखते हैं। ठीक, हमारे पास अगली हेडिंग है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए
अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। बायो वालों को यहां दिक्कत होने वाली है, लेकिन मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। होने वाली है, दिक्कत नहीं होगी। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूले ऐसे याद रख लो बस। समाकलित वेग समीकरण, इसमें समाकलन और अवकलन का इस्तेमाल होगा। यानी कि सीधा सीधा ये कह रहा है भैया फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। 2024 में प्रथम कोटि का फॉर्मूला निकलवाने के लिए पूछ लिया गया था। ठीक है, चलो वन शॉट पीडीएफ भेज तो दिया, कितनी बार भिजवाओगे? पीडीएफ क्लास नोट्स में जाओ, अंदर जाकर ट्यूशन क्लास में जाओ, ट्यूशन क्लास के बाद 9, 10, 12 लिखा होगा, उस पर क्लिक करो, वन शॉट सामने है। ठीक, चलो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण यानी कि फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम। चलो जी, आइए इसको पूरा करते हैं। इसका डेरिवेशन कर लेना, शून्य और प्रथम का, ये दो ही डेरिवेशन पूरी जिंदगी करने हैं केमिस्ट्री में। चलो जी, मैंने लिया क्या, माना समीकरण कौन सी दे रखी, आर से लेकर पी, आर से लेकर पी। देखो कितने बेहतरीन तरीके से शॉर्ट में कराता हूं, और पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा मत समझना शॉर्टकट करा दिया तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, बायो वाले कम नहीं हैं जी, हल्के में मतलब, हल्के में तो मैं ले ही नहीं रहा हूं। मैं तो बस ये कह रहा हूं बायो वालों को थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बायो वाले भी जबरदस्त मजाक खड़ा कर देते हैं। लेकिन अगर अवकलन समाकलन आती हो तो, नहीं तो मैं उसमें फॉर्मूला लिख कर दूंगा जरूर, मात्रक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो माना आर से लेकर पी, तो बता सकते हो उसका वेग बराबर क्या होगा। इसको मैं साइड में लिख लूं, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, इस पूरे बाबूजी को यहां पर लो। तो वेग बराबर के, शून्य कोटि है तो आर की पावर क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक, अब बता दो इस वेग को मैं कैसे लिख सकता हूं। तो इस वेग को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का डी आर, डी का मतलब छोटा वाला, अवकलित वाला, तात्क्षणिक वाला, छोटा वाला वेग लेना है यहां पर, क्योंकि तभी तो समाकलन होगा जब हम छोटा वाला लेंगे। तो ये होगा माइनस का डी आर बटे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, माइनस का डी आर बटे डी टी, माइनस का डी आर बटे डी टी। वेग यही तो लिखते थे, वेग की जगह पर आर का वेग क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये क्या होता है, घटता है। डी छोटा वाला, आर बटे डी टी, डेल्टा लगा देते तो समाकलन नहीं कर पाएंगे, बराबर के, आर की पावर 0, एक ही रह गया। ठीक, अब डी टी को उधर भेज दो और माइनस को उधर भेज दो। देख लो, डी टी को इधर भेज दो और माइनस को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर बराबर माइनस इधर, डी टी इधर, तो माइनस का के गुणा डी टी। ये हो गई भैया समीकरण नंबर 1। क्या हो गई, समीकरण नंबर 1। ओके, अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर डेल्टा नहीं होता, क्योंकि डेल्टा का समाकलन नहीं हो सकता। किसका समाकलन होगा, डी का समाकलन होता है, अवकलित का। तो जब भी कभी समाकलन करना है तो डी लिखना पड़ेगा आपको, डी वाला। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस ये आर का मान कम हो रहा है, आर का मान कम हो रहा है, इसी वजह से हम यहां माइनस लगाकर चल रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में हम इसको हटा लेते थे जब इसी का ही न्यूमेरिकल आता था, लेकिन जब आप डेरिवेशन करोगे तो इसका मान माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के वक्त इसको हटा लेते थे, क्योंकि मैं उसको उसी हिसाब से कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, चलो आता है समाकलन, तो अगर अवकलित करेंगे तो डी लिखना पड़ेगा, तभी तो इसका समाकलन होगा। तो दोनों पक्षों में 1 का समाकलन करने पर, तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में समाकलन, 1 में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में करने पर, चलो जी समाकलन कर देते हैं। तो ये समाकलन कर दिया, समाकलन डी आर बटे, स्थिरांक का कभी समाकलन नहीं होता, ध्यान रखना, इसके पास डी ही नहीं है। ठीक है, तो माइनस का के इंटीग्रेशन डी टी, माइनस का के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ओके,
दोनों का जब मैं समाकलन करूंगा तो समाकलन करते वक्त एक समाकलित चर आता है, यानी कि समाकलित स्थिरांक आता है। तो मैं इसको क्या क्या लिखूंगा, आप देख लेना फॉर्मूला। इंटीग्रेशन dx क्या होता है, तो इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है, x होता है। इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है, x होता है। चूंकि इंटीग्रेशन dx बराबर x, तो यहां पर इंटीग्रेशन dr क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, बराबर माइनस का k। इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और जब इसका समाकलन सॉल्व करते हैं तो एक c और हम यहां पर जोड़ लेते हैं, एक c यहां पर हम जोड़ लेते हैं। ठीक ठीक, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन समाकलन dr की जगह r हो जाएगा, बराबर माइनस का k, समाकलन dt की जगह t हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। यहां पर c क्या है, समाकलित स्थिरांक है। c क्या है, समाकलित नियतांक, समाकलित नियतांक। ठीक, अगर आपको c का मान चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, अगर आपको c का मान चाहिए तो मैं लिखूंगा इस वाले में नंबर 2 समीकरण। c का मान ज्ञात करने के लिए, c का मान, c के मान के लिए यहां लिखता हूं, c के मान के लिए r की जगह पर रखना होता है r नॉट। r नॉट का मतलब सबसे शुरू वाली सांद्रता। c क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जब आप किसी समीकरण का समाकलन करते हैं तो उसमें एक समाकलित नियतांक या समाकलित स्थिरांक जोड़ना पड़ता है, इसको हम c बोलते हैं। ये क्या होता है, ये आपके किस में आता है, समाकलन वेग समीकरण को सॉल्व करने पर आता है। तभी मैंने कहा था कि समाकलन अगर आता है तो आप बड़े आराम से समझ जाओगे। ठीक है, चलिए, तो r की जगह पर मुझे r नॉट रखना पड़ेगा, शुरू वाला, पहला वाला, सबसे शुरू वाला। और t की जगह पर मुझे रखना पड़ेगा 0। यह हमेशा होता है, शुरुआत वाला रखना पड़ेगा। ये r है तो r की जगह पर r नॉट रखना पड़ेगा। r नॉट को कहते हैं प्रारंभिक, सबसे शुरू में। t बराबर 0, सबसे शुरू में। तो जैसे ही मैं इसके यहां पर यहां मान रखूंगा तो क्या रख हो जाएगा, r की जगह पर r नॉट हो जाएगा। मैं रख दूं c का मान इन पदों का मान, इनका मान समीकरण 2 में रखने पर, इनका मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो चलो देखते हैं क्या आएगा। r की जगह पर r नॉट हो गया, आगे क्या हो गया, माइनस का k हो गया, t की जगह 0 हो गया, प्लस c हो गया। तो बताओ c की जगह क्या रखना पड़ेगा, r नॉट रखना पड़ेगा। तो c का मान ये हो गया r नॉट। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर बता दो समीकरण 2 कहां पर है, ये रही। r बराबर माइनस का के टी प्लस सी। सी का मान क्या आया, r नॉट। सी का मान क्या आया, r नॉट। तो c की जगह पर क्या रखूंगा, r नॉट। तो r बराबर माइनस का के टी प्लस आर नॉट। शॉर्टकट तरीका क्या है, c की जगह पर r नॉट रख दो, बस। अब इसको सॉल्व करेंगे। r नॉट को इधर ले जाओ या के टी को उधर ले जाओ, r को उधर ले जाओ। के टी को उधर ले गए, r को उधर ले गए, r नॉट माइनस का r। तो बराबर के बराबर बता दो क्या होगा, तो r नॉट माइनस का r बटे t। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसमें किसको क्या कहते हैं, इसमें k को तो वेग स्थिरांक कहते हैं। k को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। जिसको पूरा डेरिवेशन नहीं याद हो रहा करके देखना एक बार साथ साथ की क्लास में। r नॉट को क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग। सबसे शुरू में क्या कहा गया, प्रारंभिक वेग, सबसे शुरुआत वाला प्रारंभिक वेग। r को क्या कहते हैं, अंतिम, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता। r को क्या कहते हैं, अंतिम सांद्रता। r को क्या कहते हैं, अंतिम सांद्रता। और प्यारे बच्चों बता दो t को क्या कहते हैं, t को क्या कहते हैं, t को कहते हैं समय।
टी को कहते हैं समय। इसका मतलब एक बार मुझे फिर से इसको बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें समझ में थोड़ा कम आया होगा। मैं समझ गया। लो जी, फिर से चेक करो एक बार ध्यान से। देखो, आर से पी, इसका वेग बराबर क्या लिखा, के आर की पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि है। ओके, वेग की जगह में क्या लिख दूंगा, माइनस का डी आर बटे डी टी इज इक्वल टू के। डी इसलिए लिया क्योंकि हमें समाकलन करना पड़ेगा। डी टी को उधर भेज दिया, माइनस को उधर भेज दिया, तो यहां क्या बचा, डी आर। डी आर बराबर माइनस का के डी टी, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में समाकलन करने पर तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, समाकलन डी आर बराबर माइनस का के समाकलन डी टी। समाकलन डी एक्स बराबर एक्स होता है तो समाकलन डी आर बराबर आर हो जाएगा, बराबर माइनस का के हो जाएगा। समाकलन डी टी टी हो गया और प्लस का सी, ये लिखना पड़ता है। सी क्या है यहाँ पर, समाकलित नियतांक होता है। अगर सी का मान निकालना है तो देखो बड़ा आसान है। यहाँ देखो क्या है, आर, तो सी की जगह पर आर नॉट रख दो। सी की जगह पर क्या रख दो, आर नॉट रख दो, क्योंकि सी के मान के लिए हमें प्रारंभ में जाना पड़ता है, शुरुआत में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है, प्रारंभ में जाना पड़ता है। और प्रारंभ में क्या होगा, आर की जगह पर आर नॉट और टी की जगह पर 0। जैसे मैं टी की जगह यहां 0 करूंगा, ये खत्म हो गया। आर की जगह आर नॉट करूंगा तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा आर नॉट। इसी सी के मान को समीकरण 2 में रख दोगे यहां पर, यह आ जाएगा। तो आर बराबर माइनस का के टी प्लस आर नॉट, के टी को धर ले गए तो आर नॉट माइनस आर, तो के बराबर टी को धर ले जाओ तो आर नॉट माइनस आर बटे टी। ये फॉर्मूला है। इसमें देख लो किसको क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक, शुरू वाली मात्रा जिसको प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं, बाद वाली मात्रा जिसको अंतिम सांद्रता कहते हैं, बटे समय। ये वाला आपको कराया भी था। सबसे शुरू वाले को घटा दो सबसे लास्ट वाले में से, आपका बटे टी कर दो, वेग स्थिरांक निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई जी सरकार। तो यहां तक आज आपको करना है। जिस प्यारे बच्चों को क्लियर नहीं हुआ वो एक बार क्लास फिर से चला कर देख लेना। नीट का बैच प्यारे बच्चे शुरू हो चुका है। अगर किसी बच्चे को ये बैच लेना है, जैसे कि 12th क्लास आपकी अगर चल रही है और रिकॉर्डेड आप इसको देखते रहिए रोज रोज, तो आपका नीट क्लियर हो जाएगा। अगर बायो वाले बच्चे हैं 17 जुलाई तक ये इस रेट में मिलेगा, नीट 30 कूपन कोड लगाकर। उसके बाद फिर ये 999 का हो जाएगा। फिर अगर आपका किसी का मन कर रहा है तो प्यारे बच्चे मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं रोज बार बार बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करना चाहता है, हिंदी मीडियम का बच्चा है और जबरदस्त लेवल पे तैयारी करना चाहता है, तो इस बैच को लेकर कवर कर सकता है। 12th क्लास में 12th क्लास देख लीजिए, ये जैसी लाइव खत्म होती है ऐप पर चली जाती है, तो ऐप पर वो क्लास देखकर आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक, चलिए तो मिलते हैं आपसे कल इसी समय पर ही आपके 7 बजे टॉपर्स 2025 बैच में। तब तक के लिए जय हिंद।